पटना एक ऐतिहासिक शहर है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक यह शहर कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। अपने समृद्ध और विस्तृत विरासतों के कारण इस शहर में स्मारकों की कमी नहीं है। स्मारक जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत के बारे में बताते हैं। स्मारक जो हमें उन शहीदों की याद दिलाते हैं जिनके सर्वोच्च बलिदान ने आज के लिए हमारा ये दिन सुनिश्चित किया है। पटना कॉलेज पटना के इतिहास विभाग के अध्यक्ष अविनाश कुमार बताते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण स्मारक है जिसका कि भारत की जंग आज़ादी से लेना देना है, विधानसभा है, उसके पूर्वी गेट के सामने बना हुआ एक स्मारक है जिसको हम लोग बोलते हैं शहीद स्मारक। बात दरअसल ये थी कि 1942 में 8 अगस्त को गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने यह तय किया था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करेंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने के लिए बिहार के 2 नेता थे। एक हैं आपके जो पहले चीफ मिनिस्टर बने कृष्ण सिंह, और दूसरे थे अनुग्रह बाबू। इनके नेतृत्व में ये तय किया गया कि यहाँ पर झंडोत्तोलन किया जाएगा, कांग्रेस का या जो राष्ट्रीय झंडा उस समय तक था उसको झंडोत्तोलन किया जाएगा। और अंग्रेज जो सरकार थी उस समय उसने ये तय कर रखा था कि हम किसी भी हाल में इसको सफल होने नहीं देंगे, और ये जिम्मेदारी यहाँ के जो डीएम थे उस समय, उनका नाम था विलियम आर्चर, उनको दी गई थी कि आप यहाँ पर झंडोत्तोलन किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। लेकिन बिहार के अलग अलग हिस्सों से, ग्रामीण इलाकों से बहुत से लोग आ चुके थे और जिन्होंने ये तय किया था कि हम हर हालत में यहाँ पर झंडोत्तोलन करेंगे। अगस्त 1942 में मुंबई में संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में यूसुफ मेहर अली ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, जिस पर गांधी जी ने अपनी सहमति दी थी। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था, एक मंत्र है छोटा सा, मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसकी छाप तुम्हारे हृदय पर पड़नी चाहिए और तुम्हारी हर सांस में ये अभिव्यक्त होता रहे। वह मंत्र है, करो या मरो। 9 अगस्त 1942 की सुबह गांधी, नेहरू, राजेंद्र, आजाद और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे देश में क्रांतिकारी आक्रोशित हो उठे। पटना में अनुग्रह नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बाबू श्री कृष्ण सिंह ने अपने भाषण में कहा, गांधी, राजेंद्र, आजाद और पटेल को हिरासत में लेकर मदांध अंग्रेजी सरकार ने देश को जो चुनौती दी है उसका मुंहतोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। जल्दी ही श्री बाबू भी हिरासत में ले लिए गए। श्री बाबू की गिरफ्तारी से विद्यार्थियों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। विद्यार्थियों ने ये तय किया कि सचिवालय पर झंडा लगाना है। अविनाश कुमार बताते हैं, पुलिस का कहना कुछ और है और जनता का कहना कुछ और। इस वजह से हर समय वहाँ पर संघर्ष की स्थिति बननी तय थी, हर हालत में बननी तय थी। ऐसे में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, दोपहर बाद 2 बजे तक उन्होंने ये कोशिश की कि कोई भी आगे बढ़ने ना पाए। जब हालात में टेंशन इतना ज़्यादा हो तो हालात को खराब होते ज़्यादा देर नहीं लगती है। सचिवालय की ओर बढ़ती भीड़ ने पुलिस और प्रशासन के होश उड़ा दिए। भीड़ को रोकने के लिए सचिवालय गेट पर 6 सशस्त्र घुड़सवार, 12 लाठीधारी कांस्टेबल और 12 गोरखा सैनिक तैनात किए गए। तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्कर की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन IG मिस्टर बियान और अनुमंडलाधिकारी बाबू गया प्रसाद ने भीड़ को समझाने का प्रयास भी किया। क्रांतिकारी वापस जाने को तैयार नहीं थे। जब पुलिस बल प्रयोग करती तो छात्र अपनी छाती तानकर अडिग रहते। 4:30 बजे भीड़ को ये सूचना मिली कि सचिवालय पर झंडा लगा दिया गया है। जुलूस से कुछ लोग वापस भी लौटने लगे, लेकिन अन्य लोगों ने इस खबर पर विश्वास नहीं किया और वे आक्रामक होकर आगे बढ़ने लगे। आर्चर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, मैंने मिस्टर क्रीड और मिस्टर बयान से मशवरा किया और हमने फैसला किया कि अब गोली चलाने के सिवा कोई चारा नहीं है। चेतावनी दी गई। उन्हें बताया गया कि बाध्य होकर गोली चलानी पड़ेगी, लेकिन लोगों ने कहा कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है। एक व्यक्ति सड़क के बीच में आया और छाती खोलकर खड़ा हो गया। गोलियां चलती रही, लेकिन क्रांतिकारी अपने मकसद से पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं थे।
तत्कालीन आईजी मिस्टर बियान अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, गोली चली, मैंने 2 लोगों को गिरते देखा। उस तरफ की भीड़ थोड़ी छितरा गई, लेकिन बाईं ओर वाली भीड़ और उत्तेजित हो गई। मैंने एक व्यक्ति को पीछे से पत्थर फेंकते देखा। दूसरी बार गोली बाईं ओर की भीड़ पर चलाई गई। मैंने 5 लोगों को गिरते देखा। आंदोलनकारी छितरा गए, किंतु वे फिर लौटे और घायलों को उठाकर साथ ले गए। प्रोफेसर अविनाश कुमार बताते हैं, 2 बजे के बाद जो है कि वहाँ पर पुलिस आ गई और उसने जो है WG आर्चर के कहने पर गोलीबारी की। ये गोलीबारी डायरेक्ट भीड़ पर नहीं की गई थी, ये उन लोगों पर की गई थी जिनके हाथ में राष्ट्रीय झंडा था, उसमें कांग्रेस का जो झंडा था वो था। तो जब गोली लगी और वो आदमी गिरने लगे, गोली लगने के बाद घायल होकर गिरने लगे, तो दूसरे आदमी ने जो है कि उस झंडे को पकड़ लिया। इसी तरह से लगातार गोलीबारी होती गई और पूरे के पूरे 7 लोग शहीद हो गए। ये जो 7 लोग शहीद हुए उनके नाम थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ये राम मोहन सेमिनरी के स्टूडेंट थे। दूसरे थे रामानंद सिन्हा, जो राम मोहन सेमिनरी के स्टूडेंट थे। तीसरे थे सतीश चंद्र झा, ये पटना कॉलेजिएट के स्टूडेंट थे। जगपति कुमार, ये BN कॉलेज के स्टूडेंट थे। देवीपत चौधरी, ये मिलर हाई स्कूल के थे। राजेंद्र सिंह, ये पटना हाई स्कूल के थे। राम गोविंद सिंह, ये पुनपुन हाई स्कूल दशरथा से बिलोंग करते थे। सबसे कम आयु के इनमें जो शहीद हुए उनका नाम था देवीपत चौधरी, जो मिलर हाई स्कूल में पढ़ते थे और जमालपुर के रहने वाले। अंग्रेज अफसरों के इस क्रूर गोलीकांड में 4 छात्र घटनास्थल पर ही शहीद हो गए और 3 छात्र अस्पताल में मृत्यु के साथ संघर्ष करते हुए शहीद हुए। 25 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। इन 7 छात्रों के शहीद होने के बाद एक 8वें छात्र ने पटना सचिवालय पर झंडा लगाया था। प्रोफेसर अविनाश कुमार बताते हैं, इतिहास में इसका जिक्र नहीं मिलता है कि क्या हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है कि फहराया गया। ये 7 लोग जो शहीद हुए, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुए? ऐसे में पटना कॉलेज के एक स्टूडेंट थे, 3rd ईयर का स्टूडेंट, जिनका नाम था रामकृष्ण सिन्हा। उन्होंने भेष बदल के और पुलिस को धोखा दिया कि मैं जो है माली हूँ, और ये जो है अपने पॉकेट में छिपाकर राष्ट्रीय झंडा को लेकर चले गए सचिवालय और वहाँ पर वो फहराने में किसी तरह कामयाब हुए। बाद में जब पुलिस को इसका पता चला तो उन्होंने उनको जो है कैद कर लिया और 43 तक इनको जो है कि जेल के अंदर रखा। इस भीषण गोलीकांड के लिए इतिहास ने WG आर्कर को कभी माफ नहीं किया और उसे बूचर आर्कर कहा गया। कहते हैं कि WG आर्कर ने लंदन के अपने फ्लैट में 1979 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। पटना के गोलीकांड से आर्चर अपने अंतिम समय तक परेशान रहा था। पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर इन 7 शहीदों की याद में बना यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के बलिदान के कारण ही हम आज स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। यहाँ जाकर वो कोई ऐसा आदमी, पत्थर दिल आदमी भी इन शहीदों के कुर्बानी को याद किए बिना नहीं रह सकता है। और ये हमें जरूर जाना चाहिए, ऐसे स्मारकों पर यात्रा करनी चाहिए और बच्चों को खास करके वहाँ ले जाना चाहिए ताकि उनमें जो है देश प्रेम की भावना का संचार हो सके।